रहीम। आज हम लोग अपना नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में, जिसमें बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, कॉर्निबैक्टीरियम, लिस्टेरिया और गार्डिनेला वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आप लोग ने मैंने पहले लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले ही कि एक जो टेबल है चैप्टर नंबर 5 ऑफ द स्पेशल जनरल बैक्टीरियोलॉजी, उसमें वो लिखा हुआ है ये सारे बैक्टीरिया, वो आप लोगों ने अच्छे से करके याद कर लेना है। अगर वो आप लोगों को याद हो तो फिर आप लोगों को पता होगा बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम जो हैं वो हमारे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में आते थे और ये स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स में आते थे। ठीक है, फिर जो फिलामेंटस रॉड्स ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन फिलामेंटस में आते थे कॉर्निबैक्टीरियम और लिस्टेरिया। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हम लोग इन्हीं को मतलब इस वाले चैप्टर पूरे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैसिलस, सबसे पहले बैसिलस से स्टार्ट करते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस से। ठीक है, अब ये डिजीज़ क्या कॉज करता है? एंथ्रेक्स कॉज करता है। अब ये होता है असल में एनिमल की का बैक्टीरिया है और एनिमल्स में ही डिजीज़ ज़्यादातर कॉज करता है, लेकिन बात यह है कि ये ह्यूमंस में भी आ सकता है। ह्यूमंस में ये जब आता है तो ये 3 मेन फॉर्म्स में डिजीज़ कॉज करता है। या तो ये क्यूटेनियस डिजीज़, अगर हम लोग को कहीं चोट लग गई है और इसके स्पोर्स यहाँ पे एंटर हो गए हैं तो ये यहाँ क्या कॉज करेगा कि क्यूटेनियस डिजीज़ कॉज करेगा। उसके अलावा अगर मैंने इसके स्पोर्स कहीं इनहेल कर दिए हैं तो ये पल्मोनरी डिजीज़ कॉज कर सकता है। उसके अलावा अगर मैंने खाने के साथ कहीं इंजेस्ट कर लिए हैं इसके स्पोर्स तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ कॉज कर सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में। पहली बात तो ये कि ये ग्राम पॉजिटिव होता है। इसकी ये स्क्वायर मतलब ये कुछ इस तरह का दिखता है, स्क्वायर एंड्स होते हैं इसके, स्क्वायर शेप होता है ये, और ये चेन्स बनाता है। ठीक है, चेन्स बनाता है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखाऊं तो हाँ, ये कुछ ऐसा दिखता है। क्योंकि ये ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव है इसलिए पर्पल स्टेन हुआ है। और उसके अलावा इसके देखें ये कुछ राउंड नहीं होते इसके एंड्स, बल्कि स्क्वायर शेप का होता है कुछ, और ये बनाता क्या है? चेन्स बनाता है। ठीक है, उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बहुत 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 मरतबा एमसीक्यूज़ में आ चुकी है वो ये है कि ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है ना, फॉर एग्जांपल ये बैसिलस एंथ्रेसिस को मैंने बड़ा करके दिखा दिया है। ठीक है, अब इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल नहीं, मेरा मतलब कैप्सूल जो होता है वो बाकी सब का तो पॉलीसेक्राइड से बना होता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होता है बाकी सब में, लेकिन सिर्फ बैसिलस एंथ्रेसिस एक वाहिद ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें ये जो कैप्सूल होता है ये पॉलीसेक्राइड नहीं होता, बल्कि ये प्रोटीनिक कैप्सूल होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। और वो प्रोटीन होता है पॉलीमर किसका? डी ग्लूटामेट का पॉलीमर होता है। ठीक है, डी ग्लूटामेट से इसका क्या बना होता है? कैप्सूल बना हुआ होता है। उसके अलावा ये बात याद रखने, फॉर एग्जाम्पल ये इसका डीएनए है और ये इसमें प्लाज्मिड्स पड़े हुए हैं। इसका एक प्लाज्मिड जो होगा वो एक्सोटॉक्सिन इसके बनाएगा। ठीक है, और जो दूसरा टॉक्सिन होगा ना, दूसरा प्लाज्मिड होगा वो इसका कैप्सूल को इनकोड करेगा। ठीक है, मतलब इसके कैप्सूल को इनकोड करने वाला प्लाज्मिड अलग होता है और इसके जो टॉक्सिन, एंथ्रैक्स टॉक्सिन को इनकोड करता है वो प्लाज्मिड अलग होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये भी इसका जो कैप्सूल है ये भी प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए ऑफ कोर्स उसको वो भी डीएनए से ही कहीं ना कहीं इनकोड होगा, तो वो प्लाज्मिड में असल में इनकोड होता है। ठीक है, अच्छा, आप लोग ने अब ये देख लें कि इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है। सबसे पहली बात तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एंथ्रैक्स जो होता है असल में वो डिजीज़ होती है किसकी? एनिमल्स की, और एनिमल से ही कहीं ना कहीं ह्यूमंस में आती है। फिर मैंने ये बताया था कि वो 3 रूट्स के ज़रिए आ सकती है। या तो हम लोग गिरे कहीं पे, हम लोग को लगी और वो उस जगह पे स्पोर्स हुए ये बैसिलस एंथ्रेसिस के, जिसकी वजह से वो स्पोर्स वहाँ पे एंटर हो गए हमारी उस वुंड में और वहाँ पे वो जर्मिनेट करना शुरू हो गए और अल्टीमेटली हम लोग को वहाँ पे एंथ्रैक्स हो गया, क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, स्किन लियन इसकी, अगर ये स्किन में क्यूटेनियस एंथ्रैक्स कॉज हो ही गया है हमें तो। ये तो बात होगी क्यूटेनियस एंथ्रैक्स की। उसके बाद हम लोग इसके स्पोर्स भी कहीं ना कहीं इंजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स की जो ये बाहर खाल होती है या जो हाइड्स वगैरह होती हैं शीप्स वगैरह की, उसमें इसके स्पोर्स पड़े हुए होते हैं। तो अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई उस तरह का काम कर रहे हैं, वहाँ से हमारे अंदर इंजेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, हम लोग मतलब इन्हेलेशन के थ्रू अगर चली जाती हैं हमारे लंग्स में ये, तो ये कभी भी एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलती। क्यों नहीं फैलती? क्योंकि ये बैसिलस एंथ्रेसिस ऐसा बैक्टीरिया है जो कि ज़्यादा देर हमारे लंग्स में रहता ही नहीं है, बल्कि क्या करता है ये कि लंग से एकदम से चला जाता है मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स में, और मीडियस्टिनल लिम्फ नोड्स में जाके
वहाँ पे मीडियास्टिनम को वाइड कर देते हैं, मतलब वाइडेंड मीडियास्टिनम। अगर हम लोग एक्सरे में देखेंगे तो मीडियास्टिनल वाइडनिंग हम लोग को साफ नजर आएगी। मैं बताऊंगी कि वो कैसे नजर आती है, वो आगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट इसीलिए नहीं होता कि ये लंग्स में ज़्यादा देर रहता ही नहीं है, बल्कि ये लंग्स से सीधा सीधा ये मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में चला जाता है और वहाँ पे जाके हिमोरेजिक मीडियास्टिनाइटिस वगैरह कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी इनहेलेशनल स्पोर्स वगैरह की, ठीक है। एक तो क्यूटेनियस हो सकता है, दूसरा इनहेलेशन के जरिए, और तीसरा अगर हम लोगों ने खा लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो ऑफकोर्स ये हम लोग कंटेमिनेटेड मीट जब खाएंगे तो तब ही ये हमारे अंदर इंजेस्ट हो सकता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस में आप लोगों को पता है कि ये ना दो तरह के एक्सोटॉक्सिन्स अपने प्रोड्यूस करता है। एक होता है लीथल टॉक्सिन और दूसरा होता है एडिमा फैक्टर, ठीक है। लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर। लीथल फैक्टर होता है और एक होता है एडिमा फैक्टर, ठीक है। अब जो लीथल फैक्टर एडिमा फैक्टर दोनों की दो सब यूनिट्स होती हैं, ए सब यूनिट होती है और बी। इसकी भी ए सब यूनिट होगी और बी सब यूनिट होगी। ए फॉर एक्टिव, एम बी फॉर बाइंडिंग, ठीक है। अब जो हमेशा ए होती है ना, वो एंजाइम होता है। जो लीथल फैक्टर में ए होगा वो मतलब वो एडिनाइलाइल साइक्लेज के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। लीथल फैक्टर का जो ए है वो एंजाइम है, दोनों का ही ए जो होता है वो एक्टिव कंपोनेंट होता है और वो एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। और जो बी होता है वो बाइंडिंग कंपोनेंट होता है, जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव एंटीजन क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये सुन लें आपके। ये जो बी होता है ना, ये जाता है जब ये कोई भी, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया गया और इसने अपना लीथल फैक्टर प्रोड्यूस किया और एडिमा फैक्टर प्रोड्यूस कर दिया एकदम से। जो ही ये एनिमल सेल है कोई, इस पे जाके ये बैक्टीरिया लगा और इसने यहाँ पे जाके अपना लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर प्रोड्यूस कर लिया, लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर प्रोड्यूस कर दिया। अब लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर ना, इनकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक बी सब यूनिट होती है और एक ए सब यूनिट होती है। जो बी सब यूनिट होती है वो इसके साथ बाइंडिंग में मदद करती है इस सेल में, ताकि वो होल्स बना दे और लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर दोनों के दोनों अंदर चले जाएं, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को बाइंडिंग फैक्टर की। अब इसको प्रोटेक्टिव एंटीजन भी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देते हैं बी सब यूनिट के अगेंस्ट, तो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस डिजीज़ को, कि अगेंस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं उस पेशेंट को, ठीक है। मतलब प्रिवेंशन के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ये हम लोग असल में प्रोटेक्ट कर देते हैं अगर हम लोग इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना देते हैं तो, या इसके खिलाफ एंटीबॉडी दे देते हैं। मैं आपके आगे बताऊंगी कि कौन सी हम लोग देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको प्रोटेक्टिव एंटीजन कहते हैं, क्योंकि अगर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए तो वो हमें प्रोटेक्ट कर देती है इस डिजीज़ के अगेंस्ट। अब बात करते हैं ये ए फैक्टर्स की। ये जो होते हैं सॉरी ए सब यूनिट की, ये इसमें लीथल फैक्टर का जो ए सब यूनिट होता है ना, ये एक्ट करता है एज मतलब ये क्लीव कर देता है फॉस्फोकाइनेज को। जब ये फॉस्फोकाइनेज को क्लीव कर देगा तो मैप काइनेज की एक्टिवेशन भी नहीं होगी, ठीक है। मैप काइनेज का कंसंट्रेशन भी जब कम हो जाएगी तो सेल की ग्रोथ वगैरह नहीं हो सकेगी, ठीक है। ये पूरा सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ही मैप काइनेज और फॉस्फोकाइनेज का बंद हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया, इसने फॉस्फोकाइनेज की क्लीवेज कर दी। फॉस्फोकाइनेज पहले मैप काइनेज को एक्टिवेट करता था और ज्यादा करता था उसकी कंसंट्रेशन का। अब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई सेल में, तो सेल की ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, जो एडिमा फैक्टर का ए है वो भी एक एंजाइम के तौर पे एक्ट करता है, वो भी एडिनाइलाइल साइक्लेज होता है। एडिनाइल साइक्लेज आपको पता है कि वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, ये फ्लूइड को सेल से बाहर निकाल देता है और ये एडिमा कॉज करता है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एडिमा फ्लूइड, एडिमा फैक्टर। अगर आप लोगों को वहाँ से ये बात समझ नहीं आई तो यहाँ से देख लें। ये लीथल फैक्टर है, ये एडिमा फैक्टर है, और ये जो है ये इसका बाइंडिंग प्रोटीन, वही बी वाला फैक्टर आई थिंक वो है, ठीक है। जो कि इसकी असल में लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर को इंजेस्ट करवाने में, अंदर की तरफ लेके जाने में मदद करता है। अब जब ये अंदर चले गए, बी फैक्टर का बस ये काम होता है कि वो होल्स बनाता है, जिसकी वजह से लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर अंदर चले जाते हैं। अब एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर जो हैं, एडिमा फैक्टर का ये काम है कि वो एज एडिनाइल साइक्लेज काम करते हैं और साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है।
अब लीथल फैक्टर जो होता है वो क्या करता है, वो फॉस्फोकाइनेज की क्लीवेज कर देता है। फॉस्फोकाइनेज की क्लीवेज होगी तो मैप काइनेज भी नहीं बनेगा, तो मैप काइनेज कम हो जाएगा। जब मैप काइनेज की रिडक्शन हो जाएगी तो सेल ग्रोथ वगैरह नहीं होगी, तो नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, अब जाहिर सी बात है तीनों तरह के जो डिफरेंट डिजीजेज ये कॉज करता है, तीनों तरह की डिफरेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी तीनों की डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब जो क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होता है ना, वो अब एक अल्सर की तरह का कॉज कर देता है। वो आप लोगों की लिविंसन में भी बना हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया भी है थोड़ी देर पहले। ठीक है, बल्कि अभी भी देख लेंगे, ये बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह की ये कॉज करता है, और ये जिसको हम लोग ब्लैक स्कार वगैरह कहते हैं, या क्रस्ट या ब्लैक स्कैब कहते हैं। ठीक है, इसको मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल कहते हैं। ठीक है, मेलिग्नेंट एक अल्सर टाइप कॉज करता है, जिसे हम लोग मेलिग्नेंट पोस्ट्यूल भी कहते हैं, पोस्ट्यूल। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि ये अगर अनट्रीटेड हो, ये अगर ट्रीट ना करें हम लोग इस क्यूटेनियस वाले को, तो ये बैक्टीरियमिया और सेल और बिल्कुल डेथ भी कॉज कर सकता है। ठीक है, अब जो पल्मोनरी वाला है, मैंने आप लोगों को बताया कि वो ज़्यादातर वहाँ पे रहता नहीं है, वो जाता है मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में चला जाता है। लेकिन यह है कि जब वो लंग्स में ऑफकोर्स पहले इंजेस्ट होगा, इनहेल होगा, तो तब वो लंग्स में भी तो कोई सिम्टम्स कॉज करेगा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, ड्राई कफ वगैरह। ठीक है, और क्या होगा कि जब ये मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में चल जाएगा, वहाँ पे हिमोरेजिक मीडियास्टिनाइटिस कॉज करेगा। दूसरी बात कि जो हमारा प्लूरा होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, उसमें अडीमा कॉज करेगा, उसको इफ्यूजन कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। और उसमें ब्लड भी होगा तो ब्लडी प्लूरल इफ्यूजन भी कॉज करता है। और आपको पता है कि जब एडीमा हो जाता है ना, तो तब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। जब हाइपोवोलीमिया हो जाता है, उसकी वजह से शॉक हो जाता है, और शॉक की वजह से फिर बाद में डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो पल्मोनरी इन्फेक्शन इसका इतना ज़्यादा कोई हाई रिस्क किस्म का होता है ना, कि इसमें 100% अप्रॉक्सीमेटली 100% मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग एक्सरे में देखते हैं ना, ये जो मतलब बैसिलस एंथ्रेसिस इन्फेक्टेड, अगर हम लोग बंदे का चेस्ट एक्सरे लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को मीडियास्टिनल वाइडनिंग नज़र आती है। देखें, इसमें निमोनिया जैसा कोई भी साइन सिम्टम नज़र नहीं आता, बल्कि क्या होता है कि मीडियास्टिनल वाइडनिंग नज़र आती है। मैं बताती हूँ कैसे नज़र आती है। ये मीडियास्टिनल वाइडनिंग का एक्सरे है। ठीक है, तो ये देखें किस तरह के वाइडन हुआ मीडियास्टिनम। आपको पता होगा, आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी कि मीडियास्टिनम क्या होता है। सुपीरियर होता है, इन्फीरियर होता है, फिर इन्फीरियर को फर्दर हम लोगों ने 3 मीडियास्टिनम में डिवाइड किया होता है, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। खैर, इनको छोड़ें, बस ये है कि हम लोग को इस तरह की वाइडनिंग सी नज़र आती है, मीडियास्टिनल वाइडनिंग। ओके, और जो इसका लास्ट जीआईटी वाला है, इसमें ये होता है कि वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, ऑफ कोर्स डायरिया होता है। ठीक है, वो तो सब में यही होता है कि वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 करते हैं, जिसमें लेबोरेटरी डायग्नोसिस भी बताऊंगी, ट्रीटमेंट भी बताऊंगी और प्रिवेंशन भी बताऊंगी।